हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका ने सालों तक हर चाल चली, हर तरीका अपनाया ताकि भारत में सत्ता बदली जा सके, क्योंकि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो वॉशिंगटन की डिक्टेशन सुनने को तैयार ही नहीं थी। कई खुफिया रिपोर्टों में यह तक दावा हुआ कि CIA ने मोदी सरकार को गिराने के लिए भारत में गुप्त ऑपरेशंस तक चलाए, लेकिन हर कोशिश धरी की धरी रह गई। कई बार तो अमेरिका के बड़े बड़े चेहरे भारत के विपक्षी नेताओं से मिले। मुलाकातें उन नेताओं से भी हुई जो आज मोदी सरकार के सहयोगी हैं। उन्हें लालच दिया गया, वादे किए गए, बस किसी तरह मोदी सरकार गिर जाए, यही मकसद था। लेकिन ये कोशिशें भारत की मिट्टी की तरह जितनी दबाव उतनी मजबूत होकर उठी, क्योंकि असली बात यह थी कि मोदी के रहते भारत की नीतियां अब किसी और की मर्जी से नहीं चल रही थी। रूस से करीबी बढ़ी, मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने का ट्रेंड बदला, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने डॉलर छोड़ अपनी रुपए में तेल का व्यापार शुरू कर दिया। यह वही पल था जब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा, जैसे किसी ने उसके घर में आग लगा दी हो। फिर शुरू हुई धमकियों की राजनीति। अमेरिकी मंत्रियों ने बयान दिए कि भारत 2 महीने में माफी मांगेगा, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास पलट दिया। भारत न झुका उसका नेतृत्व। उल्टा अमेरिका की आवाज धीमी पड़ने लगी। और अब जो हुआ वो पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने खुद स्वीकार किया कि उनके देश ने लंबे समय से कई देशों में सत्ता परिवर्तन कराए हैं, लेकिन अब वो ये खेल बंद कर रहे हैं। यानी पहली बार अमेरिका खुद मान गया कि उसने दुनिया में कई सरकारें गिराईं और अब यह सिलसिला खत्म करने जा रहा है। इसी बीच ट्रंप का बयान आया, जिसने इस कहानी में आखिरी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा, मोदी एक टफ इंसान है जिन्हें झुकाना आसान नहीं। यही बात कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके थे। ट्रंप ने मोदी को फादर फिगर तक कहा, जो हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहते हैं। तो अब तस्वीर साफ है, अमेरिका ने कोशिश की, दांव खिले, पर हार मान ली। मोदी न झुके, भारत न झुका, और आज वही अमेरिका कह रहा है अब वो किसी देश की सरकार नहीं बदलेगा। आज अमेरिका की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अपने सबसे करीबियों पर भी भरोसा खो चुका है। वो अमेरिका जो कभी दुनिया को दिशा देता था, अब खुद अंधेरे में रास्ता खोज रहा है। अंदर से हिल चुका है, बाहर से टूट चुका है, और ये वही गिरावट है जिसकी कल्पना शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की थी। कहा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि खुद ट्रंप पूरी तरह निराश नजर आ रहे हैं। उनकी आवाज में अब वो गर्व नहीं, एक थकान झलकती है। फैक्ट्रियां बंद पड़ रही हैं, मशीनें खामोश हो चुकी हैं, और जो कभी मेड इन अमेरिका का शोर था, अब वो एक सन्नाटे में बदल चुका है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लगातार 8वें महीने तक अमेरिका की फैक्ट्रियों की रफ्तार गिरती चली गई। सप्लाई चेन में भारी बाधाएं आ गई। उनकी टैरिफ पॉलिसी ने आयातित सामान को इतना महंगा बना दिया कि कंपनियों के ऑर्डर सूख गए। उद्योग जगत में निराशा का माहौल है, और अब यह निराशा धीरे धीरे देश की नसों में फैलने लगी है। सोशल मीडिया पर तो लोग कहने लगे हैं कि जो मोदी से टकराता है उसका नाश तय है, और अब वही दृश्य ट्रंप के साथ दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ढह रही है, सप्लाई चेन टूटी हुई है, और ऊपर से सरकारी शटडाउन ने जैसे आखिरी कील ठोक दी हो। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब कांप रही है जैसे किसी तूफान के पहले की शांति हो। और अब जब आप सुनेंगे कि अमेरिका के भीतर किस तरह लाखों यात्री हवाई संकट से जूझ रहे हैं, तो समझिए ये मुसीबत सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रही। एयरपोर्टों पर अफरा तफरी है, फ्लाइटें घंटों लेट हैं, और कई बार तो रद्द तक करनी पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक ट्रैवल इंडस्ट्री को ही $4 बिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है। त्योहारों का सीजन है, लेकिन वहां का हाल ऐसा है जैसे खुशी पर ग्रहण लग गया हो। सिर्फ एक ही दिन में 6000 से ज्यादा उड़ानें देरी से चली, और लगभग 500 उड़ानें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी थी। यानी दुनिया को उड़ान सिखाने वाला अमेरिका आज खुद जमीन पर अटका खड़ा है। यहां समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने जो टैरिफ की दीवार खड़ी की है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अंदर तक झकझोर दिया है। आज यूरोप से लेकर चीन तक, एशिया से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक, हर जगह ट्रंप की नीतियों के असर से हाहाकार मचा हुआ है। हर बड़े देश की हालत जान लीजिए, एक अजीब सी आर्थिक भूचाल जैसी स्थिति बन गई है। हर देश अपने अर्थव्यवस्था को संभालने में लगा है, लेकिन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पूरी वैश्विक व्यवस्था को एक अनदेखे तूफान में धकेल दिया है। यह वो तूफान है जो धीरे धीरे एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर का रूप ले चुका है। लेकिन इन सब कठिन परिस्थितियों के बीच भारत ने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। जब बाकी देश डगमगा रहे हैं, भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे बाजारों में अपनी पकड़ जबरदस्त मजबूती से जमा ली है। ये वही भारत है जो दबाव में नहीं आता, धमकियों से नहीं झुकता, और फैसले घबराहट में नहीं लेता। भारत ने लंबी सोच के साथ खेल खेला है। जहां दुनिया डर में फैसले ले रही थी, भारत ने ठंडे दिमाग से चाल चली। उसने अपने एक्सपोर्ट को बड़े चतुराई से अलग अलग देशों में रीडायरेक्ट किया। यह कदम सिर्फ समझदारी नहीं, एक दूरदर्शी रणनीति थी। और यही कारण है कि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के लिए अभिशाप बन गई, वही भारत के लिए वरदान साबित हो रही है।
बाकी देश आर्थिक संकट में फंसे हैं, लेकिन भारत उस लहर पर सवार है जो उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। अब जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है वो इसी कहानी का असली ट्विस्ट है। उसमें बताया गया है कि कैसे ट्रंप की बनाई ये आर्थिक आंधी भारत के लिए अवसरों की बारिश बन गई। और इसका खुलासा जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारत ने सिर्फ हालात नहीं संभाले, उसने पूरे खेल का रुख पलट दिया। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि लाख अमेरिकी दबावों के बावजूद इस नवंबर महीने में भारत रूस से जितना तेल मंगाने जा रहा है उसका आंकड़ा सुनकर खुद दुनिया चौंक जाएगी। क्योंकि अब तक जितना तेल भारत रूस से खरीदता आया है, नवंबर में वही खरीद अचानक आसमान छूने वाली है। इस बढ़ोतरी के पीछे एक बेहद बड़ा कारण छिपा है जिसकी कहानी आगे खुलने वाली है। दूसरी ओर अमेरिका की स्थिति दिन ब दिन और भयावह होती जा रही है। वहां अब हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि खुद गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका पर चढ़ा $38 ट्रिलियन का कर्ज उसे सीधे गहराई में धकेल रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह बोझ अमेरिका को एक गंभीर आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। लेकिन असली मजा तो उस वक्त आएगा जब आप जानेंगे कि इस कर्ज संकट से निकलने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया है वो कितना हैरान करने वाला है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अक्टूबर में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग के हालात कैसे बिगड़ते चले गए। तो अक्टूबर के महीने में अमेरिका की फैक्ट्रियां लगातार 8वें महीने सिकुड़ती नजर आईं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस मापने वाला इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट का सूचकांक 48.7 तक गिर गया, जो दर्शाता है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन घट रहा है। सप्लाई चेन में रुकावट, टैरिफ्स की वजह से आयातित सामान महंगे पड़ना और उपभोक्ता ऑर्डर्स में गिरावट ने अमेरिकी उद्योगों पर दबाव बढ़ा दिया है। फैक्ट्रियों को जरूरी कच्चा माल समय पर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइम बढ़ गया है। यह स्थिति तब और मुश्किल हो जाती है जब उत्पादन धीमा पड़ने से रोजगार पर भी असर पड़ता है। अमेरिका में फैक्ट्री सेक्टर कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 10% हिस्सा रखता है, इसलिए इसका कमजोर होना पूरे आर्थिक ढांचे के लिए चेतावनी जैसा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये गिरावट इसी तरह जारी रही तो आने वाले महीनों में अमेरिकी उत्पादन क्षमता और भी सिमट सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रंप की नीतियों और सरकारी शटडाउन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे हिला दिया। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण लगाए गए भारी आयात शुल्क अब अमेरिकी उत्पादन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इन टैरिफ्स ने विदेशी सामान को महंगा कर दिया, जिससे घरेलू उद्योगों को राहत की उम्मीद थी, पर हुआ उल्टा। फैक्ट्रियों को जरूरी पार्ट्स और कच्चे माल के लिए विदेशों से सप्लाई में रुकावट आने लगी। साथ ही सरकार के लंबे शटडाउन ने आर्थिक आंकड़ों की उपलब्धता पर रोक लगा दी, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। उपभोक्ता खर्च भले अभी ऊपरी तबके के लोगों के कारण थोड़ा संभला हुआ है, पर सामान्य वर्ग की क्रय शक्ति कमजोर हो रही है। कंपनियां छंटनी कर रही हैं और खाली पदों को भरने से बच रही हैं। उत्पादन कमजोर है, निर्यात आदेश घट चुके हैं और इनपुट लागत ऊंची बनी हुई है। इन सब के बीच अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक लंबे ठहराव के दौर में प्रवेश करता दिख रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ ज्यूचल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। ज्यूचल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत ने कैसे दुनिया के दूसरे बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की। तो जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक के भारी टैरिफ लगा दिए, तो भारत ने यह तय कर लिया कि एक ही देश पर निर्भर रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत ने अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया और अब दुनिया के नए बाजारों में कदम बढ़ा दिए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भारतीय कॉटन रेडीमेड गारमेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि भारत ने अमेरिका के बाजार में आई गिरावट का असर अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री से संतुलित कर दिया है। मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर गुड्स जैसे सेक्टर्स ने भी नए देशों में अपनी जगह बनाई है। चीन, वियतनाम और थाईलैंड में भारत के मरीन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट 60% से ज्यादा बढ़ गई है, जिससे भारतीय व्यापारियों का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। सितंबर में भारत के कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 6.7% बढ़कर $36.38 अरब तक पहुंचे हैं, जबकि अमेरिका को भेजे गए शिपमेंट्स लगभग 12% घटे हैं। यह दर्शाता है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में अपना स्वतंत्र नेटवर्क तैयार कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत ने नए देशों में अपना व्यापार फैलाने के लिए क्या रणनीति अपनाई। तो भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने अब दुनिया के 40 ऐसे देशों की पहचान की है जो पूरी दुनिया के टेक्सटाइल और अपैरल डिमांड का लगभग 3/4 हिस्सा रखते हैं। इन देशों में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई अहम देश शामिल हैं। भारत का लक्ष्य इन बाजारों में अपनी हिस्सेदारी 5 से 6% से बढ़ाकर 2 गुना करने का है। मंत्रालय अब हर देश में विशेष आउटरीच प्रोग्राम चला रहा है ताकि भारतीय कपड़ों, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और होम टेक्सटाइल्स की पहचान बनाई जा सके। दूसरी तरफ ईरान को बासमती चावल का एक्सपोर्ट 6 गुना उछल गया है और हैंडमेड कारपेट्स की बिक्री कनाडा और स्वीडन में बढ़ी है।
यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत ने अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का सही इस्तेमाल किया है। अब भारत का हर जहाज सिर्फ सामान नहीं ले जा रहा, वो साथ ले जा रहा है भारतीय कौशल, मेहनत और आत्मनिर्भरता की नई पहचान। अब सुनिए अमेरिका के हवाई संकट की असली जड़ क्या है। तो अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन ने वहां की पूरी हवाई व्यवस्था को हिला के रख दिया है। जब सरकार का काम ठप होता है तब कई जरूरी सेवाएं बिना फंड के चलती हैं और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। यही हाल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और एविएशन स्टाफ का हुआ है। हजारों कर्मचारी बिना सैलरी के ड्यूटी पर हैं, जिससे थकान, गुस्सा और मानसिक दबाव बढ़ गया है। लगातार काम के बोझ से कई लोग बीमार पड़ने लगे हैं और स्टाफ की कमी के कारण हवाई यातायात की गति पर बुरा असर पड़ा है। बड़े एयरपोर्ट्स जैसे न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में उड़ानें रुक रुक के चल रही हैं। यात्रियों की लंबी कतारें लग रही हैं और इस अव्यवस्था ने पूरे देश में हवाई सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने खुद माना कि अगर सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो वो पूरे एयर स्पेस को बंद कर देंगे। ये बयान इस बात का संकेत है कि स्थिति अब सिर्फ असुविधा तक सीमित नहीं रही, बल्कि खतरे की सीमा तक पहुंच चुकी है। अब समझते हैं कि यह संकट अमेरिकी अर्थव्यवस्था और यात्रियों पर कैसे भारी पड़ रहा है। तो जैसे जैसे ये शटडाउन लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे उसका असर अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। यात्रा उद्योग को अब तक $4 अरब का नुकसान हो चुका है और 3.2 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को उड़ानों की देरी या रद्दीकरण का सामना करना पड़ा है। एयरलाइंस थैंक्सगिविंग जैसे त्योहारों की भीड़ को संभालने में असमर्थ दिख रही हैं। देश के सबसे व्यस्त नियंत्रण केंद्रों में आधे से ज्यादा कर्मचारी कम हो चुके हैं और न्यूयॉर्क क्षेत्र में 80% तक कंट्रोलर्स अनुपस्थित हैं। परिणाम स्वरूप शुक्रवार को ही 6,200 उड़ानें देरी से चली और 500 उड़ानें पूरी तरह रद्द करनी पड़ी। कई यात्रियों को सुरक्षा जांच में 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। डफी ने चेतावनी दी कि सरकार को जल्द खोलना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अब कर्मचारी लगातार 2 बार की सैलरी से वंचित हो चुके हैं और जीवन के बुनियादी फैसलों पर असर पड़ने लगा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक ठहराव नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी विमानन प्रणाली की क्षमता पर गहरी चोट है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ ने कैसे दुनिया की फैक्ट्री अर्थव्यवस्थाओं को हिला के रख दिया। तो अक्टूबर का महीना वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुश्किलों का मौसम बन गया, जब अमेरिकी मांग कमजोर पड़ी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर की फैक्ट्रियों की नींव हिला के रख दी। यूरोजोन और चीन जैसे बड़े उत्पादन केंद्र धीमे पड़ गए, जिससे फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स पर बुरा असर हुआ। अमेरिकी फैक्ट्रियों की हालत सबसे खराब रही, क्योंकि लगातार 8 महीनों से उत्पादन में गिरावट जारी है। जो कंपनियां नए उत्पादन उपकरण खरीदना चाह रही थीं, वे अब रुक गईं, क्योंकि उन पर भारी आयात शुल्क लग गया। जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों में ऑर्डर गिर गए, फ्रांस में उत्पादन कमजोर हुआ, इटली में हल्की गिरावट आई और सिर्फ स्पेन ने थोड़ी वृद्धि दिखाई। ब्रिटेन में स्थिति थोड़ी सुधरी, पर वो भी सिर्फ जगुआर लैंड रोवर के साइबर हमले के बाद फैक्ट्रियों के दोबारा खुलने से हुआ। मतलब ये कि वैश्विक उत्पादन का इंजन इस समय दबाव में है और अमेरिकी नीति के असर से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग मशीन रफ्तार खो चुकी है। अब समझते हैं कि एशिया की औद्योगिक दुनिया में भारत ने कैसे रफ्तार पकड़ ली। तो जब चीन और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश अमेरिकी टैरिफ की चोट से उभरने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत ने अपने घरेलू बाजार की मजबूती के दम पर फैक्ट्री उत्पादन में तेजी दर्ज की। ट्रंप और शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया बैठक में तनाव कम करने की बातें हुई, पर गहरे आर्थिक मतभेद अब भी कायम हैं। चीन अब चिंतित है कि उसकी $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 5% वृद्धि लक्ष्य तक बिना किसी अतिरिक्त मदद के पहुंच पाएगी या नहीं। वहीं दक्षिण कोरिया को अमेरिकी टैरिफ में थोड़ी राहत तो मिली, पर यह राहत स्थायी नहीं दिख रही। मलेशिया और ताइवान जैसे देशों में विनिर्माण गतिविधि घटती रही, जबकि वियतनाम और इंडोनेशिया में मामूली सुधार देखने को मिला। इस पूरे परिदृश्य में भारत एशिया का नया औद्योगिक इंजन बनकर उभरा है, जिसने अपने मजबूत उपभोक्ता आधार और स्थिर घरेलू मांग से यह साबित कर दिया कि जब बाकी दुनिया थक रही हो, तब भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि रूस से भारत तक तेल की बाढ़ क्यों आने वाली है। तो रूस से आने वाले कच्चे तेल की मात्रा इस नवंबर में तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका 21 नवंबर से अपने नए प्रतिबंध लागू करने जा रहा है। इन प्रतिबंधों में रूस की 2 बड़ी कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल को शामिल किया गया है, जिन पर व्यापारिक पाबंदियां लगेंगी। इसी वजह से भारतीय रिफाइनरियां जल्द से जल्द अपने तय किए गए सौदे पूरे करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि ये तेल प्रतिबंधों से पहले ही भारत पहुंच जाए। अक्टूबर में भारत ने रोजाना लगभग 1.62 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था और अब यह आंकड़ा नवंबर में 1.74 मिलियन बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है। रूस से भारत तक आने वाले जहाजों को लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है, इसलिए अक्टूबर में भेजा गया अधिकांश तेल इस महीने के भीतर भारत में उतर जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को फ्रंट लोडिंग शेड्यूलिंग कहा जा रहा है, जिसमें कंपनियां पहले से ही तेजी दिखा रही हैं ताकि अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पहले अपने सौदे सुरक्षित कर सकें। अब समझते हैं कि अमेरिकी तेल अचानक भारत में कैसे बढ़ गया और उसका असर क्या है। तो अक्टूबर के महीने में अमेरिकी तेल आपूर्ति ने भारत में सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसकी मात्रा 3 गुना बढ़ गई। अमेरिका अब रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यह उछाल किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि पूरी तरह आर्थिक लाभ के कारण हुआ।
ब्रेंट और WTI तेल के बीच कीमत का अंतर काफी बढ़ गया था और चीन की मांग कमजोर पड़ने से अमेरिकी तेल सस्ता और आकर्षक सौदा बन गया। अमेरिकी WTI मिडलैंड ग्रेड भारत तक पहुंचने में 45 से 55 दिन लेता है, पर फिर भी वो भारतीय बाजार में लाभकारी साबित हुआ क्योंकि उसकी कीमतें और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर रही। इससे भारत को ऊर्जा के नए स्रोत मिले, जिससे आपूर्ति में विविधता बढ़ी और सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी कुछ कम हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक तेल बाजार में भारत की भूमिका को और भी मजबूत बना दिया है। चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर डेविड सोलोमन की चेतावनी कितनी गंभीर है। तो गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख डेविड सोलोमन ने जिस अंदाज में अमेरिका के 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर चिंता जताई है, वो साधारण चेतावनी नहीं बल्कि एक गहरी आर्थिक सच्चाई की ओर इशारा करती है। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार नहीं बढ़ी तो आने वाले वर्षों में वित्तीय तंत्र पर भारी दबाव पड़ेगा। उनका ध्यान कर्ज की कुल रकम पर नहीं बल्कि उसके मुकाबले देश की GDP यानी उत्पादन क्षमता पर है। जब किसी देश का कर्ज उसकी कमाई से कहीं अधिक हो जाए तो ब्याज चुकाने में भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और सरकार को विकास योजनाओं पर खर्च घटाना पड़ता है। यही वजह है कि सोलोमन ने चिताया कि 3% और 2% की विकास दर का फर्क मामूली नहीं बल्कि पहाड़ जितना बड़ा असर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल से बचने का एकमात्र रास्ता है विकास की गति को बढ़ाना और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाना होगा। आइए अब जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने समाधान क्यों बताया। तो सोलोमन का मानना है कि अगर अमेरिका को इस बढ़ते कर्ज के बोझ से निकलना है तो उसे तकनीकी क्रांति का फायदा उठाना होगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की रीढ़ कहा क्योंकि यह तकनीक कंपनियों की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है। उनका कहना है कि जब तकनीक काम को तेज और कुशल बनाती है तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अपने आप बढ़ जाती है। इससे टैक्स राजस्व भी बढ़ता है और सरकार के पास कर्ज चुकाने के लिए अधिक संसाधन आते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर विकास की रफ्तार को अब भी न बढ़ाया गया तो आने वाले वर्षों में एक रेकनिंग यानी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने नेताओं और नीति निर्माताओं से आग्रह किया कि वे केवल कर्ज पर चिंता न करें बल्कि उस इंजन को तेज करें जो ग्रोथ को चलाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको टीम विक्रम की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।